Hey, hi guys, most welcome to Future Links Academy. And today we are starting third chapter of class 12 physics. And the name of the chapter is current electricity. So let us start. लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ऐसे चार्जेस के बिहेवियर के बारे में सीखा था जो रेस्ट में है और उनसे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन भी सीखी थी, जैसे कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम एक टोटली न्यू एरिया में जा रहे हैं जहां पर हम ये सीखेंगे व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन। जब चार्जेस मूव करते हैं तो उनके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। And you know that flow of charges constitute electric current. Electric current has way more applications than charges at rest. For example, we can transfer electric current from one place to another place, and we can use it for glowing electric bulb, fan, and in our industries. सबसे पहले हम electric current की definition लिख लेते हैं यहाँ पे। Electric current means flow of charges through an particular area, means इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना एक पर्टिकुलर एरिया में से पर इन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर करंट के फॉर्मूले की बात करते हैं तो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और यहाँ पर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी क्या शो कर रहा है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी शो कर रहा है कि ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है। जो अल्टरनेटिव करंट होते हैं वो टाइम के साथ साथ अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी दिखाता है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। एक होती है करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय में डी टी इज इक्वल टू आई इंस्टेंटेनियस। मतलब अगर हम किसी भी सेकेंड में करंट की वैल्यू को चेक कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या यहाँ पे, तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है करंट की। और अगर डीसी करंट की बात करते हैं तो हम आई को लिख सकते हैं क्यू बाय टी, ठीक है। और अगर हम करंट की यूनिट की बात करते हैं, करंट की यूनिट क्या होती है? आई इक्वल टू डी क्यू। चार्ज की यूनिट होती है कुलम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, मतलब कि कुलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने बहुत ग्रेट वर्क किया था इस फील्ड के अंदर, सो फिर इसलिए करंट की यूनिट एम्पियर भी है। सो आओ स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट की सबसे इंटरेस्टिंग साइड की तरफ। ओके, आप समझो कि आप अपने घर की बालकनी पे खड़े हो या किसी और के घर की बालकनी पे खड़े हो, तो अभी अगर मैं बालकनी में इस ग्रिल को अपने हाथ से टच करता हूं तो मुझे करंट नहीं लगेगा, है ना। बट अगर मैं इसे कोई वायर टच कर भी देता हूँ, अगर मैं कोई वायर लाता हूँ और वायर को इसके ऊपर टच कर देता हूँ तो उससे करंट फ्लो होगा। बट अगर मैं आईज से इस ग्रिल को देखता हूं तो मुझे एज ए होल कोई फर्क नहीं दिखेगा। जैसे आप देखो, कई बार हमारे घर के आसपास से इस तरह की वायर गुजर रही होती हैं, है ना। अब देखो, इस वायर्स में कई बार करंट फ्लो होता है और कई बार करंट फ्लो नहीं भी होता। बट अगर हम अपनी आईज से देखते हैं, इन्हें देख के हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि इसमें करंट फ्लो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा। मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं दिखेगा, तो हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अभी मैं आपके सामने दोनों सिनेरियोस रखता हूं। पहला वो जब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, दूसरा वो जब उसमें करंट फ्लो हो रहा है। चलो पहले पहले केस की तरफ देखते हैं जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। ओके, सो अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं, आप सपोज करो कि अगर मैं आपको ऐसी शक्ति दे दूं, आप इस ग्रिल के अंदर जो उसके एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, आप उस सारी मूवमेंट को देख सकते हो, तो वहां पे क्या हो रहा होगा। चलो वहां का एक सीन देखते हैं। सपोज करो ये इस ग्रिल का माइक्रोस्कोपिक लेवल का स्ट्रक्चर है और आपको पता है ये एक कंडक्टर है और दुनिया की हर एक चीज एटम से मिलके बनी है और कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं इसमें कहीं भी मूवमेंट करने के लिए। तो अगर आप उस शक्ति से इनके इलेक्ट्रॉन्स को जाके देखते हो तो आपको क्या दिखेगा? वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैठे होंगे, वो मूव कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे वो? तो इसका आंसर है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडमली मतलब इधर उधर कहीं भी, बहुत हाई स्पीड से। देखो जैसे इस मार्केट में लोग रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो इस तरह से ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मोशन करते हैं कंडक्टर के अंदर। ओके, बहुत ज्यादा हाई स्पीड से, आप शायद सोच भी नहीं सकते इतनी हाई स्पीड से वो मूव कर रहे होते हैं। और अगर मैं बताऊं तो वो स्पीड होगी 10 रेज टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इट मींस 100 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 100 किलोमीटर वो मूव कर सकते हैं, इतनी हाई स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर क्यों रहे होंगे? हमने थर्मोडायनेमिक्स में सीखा था ये इलेक्ट्रॉन्स इस रैंडम मोशन को कर रहे हैं ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी। इन इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी है जो उन्हें काइनेटिक एनर्जी देती है और जिसके कारण ये मूव करते हैं।
हमने थर्मोडायनेमिक्स में सीखा था सिर्फ 0 केल्विन टेम्परेचर ऐसा होता है जिसमें ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे आ जाते हैं, या फिर किसी भी मैटर के जो एटम्स होते हैं। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, बट रूम टेम्परेचर लगभग लगभग 300 केल्विन के आसपास होता है। और इतने हाई टेम्परेचर पे जैसे हमने देखा था कि ये 10⁵ मीटर पर सेकेंड से मूव करते हैं, मीन्स 100 किलोमीटर पर सेकेंड। बट अब अगर हमें अभी इन इलेक्ट्रॉन्स का नेट फ्लो 0 है, और हमें पता है कि दुनिया में कोई भी चीज तब तक मूव नहीं करती जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगती। मतलब अब हमें इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम अनबैलेंस फोर्स कैसे लगाएंगे? हथौड़े के साथ धक्का मारेंगे उसे। तो हम किस टाइप से अनबैलेंस फोर्स लगा सकते हैं? हम अनबैलेंस फोर्स लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। हम इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे किसी तरीके से। ये फील्ड इनके ऊपर फोर्स लगाएगी और वो उन्हें मूव करवाने की कोशिश करेगी। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। ओके, इस डायग्राम को दोबारा रीड्रॉ करते हैं। हमने फोर्स अप्लाई करने के लिए यहाँ पे यूज किया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओके, अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। और उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? यस यस यस, पॉजिटिव की तरफ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और वो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब अगर इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग रही है और वो इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। अब क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग रही थी, इसलिए वो इस एंड पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। अब अगर इस एंड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए हैं, तो ये वाला एंड हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड और ये वाला एंड हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, जिसके कारण दोबारा से एक और फील्ड जनरेट होगी इस तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये वाली। ओके, और जो अप्लाइड फील्ड के कारण थी, ये जो ग्रीन लाइन से हमें दिख रहा है, ये थी अप्लाइड फील्ड। और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देगी और कुछ टाइम बाद करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब ताकि ऐसा ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें यहां से एक वायर लगा के सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां तक पहुंचने के बाद वो इस वायर में एंटर कर जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करते करते दोबारा से यहाँ से एंटर कर जाएंगे। और फिर इसके कारण कोई भी ऑपोजिट फील्ड जनरेट नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू रहेगा और करंट फ्लो करता रहेगा इस सर्किट के अंदर। ओके, सो दिस इज हाउ करंट फ्लो इन द कंडक्टर। और अगर आप देख भी सकते हो, अगर हम यहाँ पर एक शीट लगा देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ से नेट फ्लो कितना है और इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं, तो यस यहाँ पे नेट फ्लो है, और अगर नेट फ्लो है तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ओके ओके, सो बच्चों अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहां फ्लो कर रहे हैं, तो क्या करंट की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए? हाँ, एक्चुअली हम अब करंट को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है चार्ज करंट, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन करंट मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। बट एक और टाइप का करंट होता है जिसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जो कि फ्लो करता है ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑपोजिट टू मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट इधर फ्लो करेगा। ये कौन सा करंट है? कन्वेंशनल करंट। और थ्रू आउट द होल चैप्टर, या फिर हम इसके बाद जो भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हम हर बार बात करेंगे कन्वेंशनल करंट की। मतलब करंट की डायरेक्शन हमेशा होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जिसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। हम कह सकते हैं, ऐसा हमने इसलिए किया है, कन्वेंशनल मतलब जो हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सपोज किया है। और अगर हम इतनी सी बात सपोज कर लें कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, तो ये आने वाले बहुत सारे कंसेप्ट्स को सिंपल कर देगी। ओके, सो इसीलिए अच्छा बच्चों, हमने अभी अभी सीखा कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। सो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? पिंटू, क्या तुम गैस करना चाहोगे? यस सर, आपने अभी बताया करंट की डायरेक्शन है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। एक्चुअली नहीं पिंटू, ऐसा नहीं है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो,
हमने सीखा था कि जो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए, बट उसके साथ साथ जो हमने प्लस वन क्लास में लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे वो भी करंट को फॉलो करने पड़ेंगे अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि आपको शायद याद होगा कि ट्रायंगुलर लॉ में क्या होता था कि अगर हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं तो जो ये दो वेक्टर्स हैं इनका सम जो ये थर्ड वेक्टर है जो ट्राइंगल की थर्ड साइड है उससे दिखाया जाएगा। मतलब अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो जो सी वेक्टर होगा वो ए और बी का रिजल्टेंट होगा। और ऐसे ही हमने पैरेललोग्राम लॉ में भी सीखा था, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो जो ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है वो हम दिखाएंगे सी वेक्टर से, जो कि इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। ये दो लॉज थे जो हमने प्लस वन क्लास में सीखे थे, शायद आपको याद होगा। अब करंट को इन दोनों लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। और जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है सी, हमने इसका फॉर्मूला भी सीखा था जो कि होता था सी वेक्टर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। मतलब कि जो एंगल थीटा है वो भी यहाँ पर मैटर करता है। तो चलो हम यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं करंट के ऊपर। सपोज करते हैं ये एक वायर है, यहाँ से करंट आ रहा है 5 एम्पियर और ये एक वायर है, यहाँ से करंट आ रहा है 2 एम्पियर। तो अगर वो कनेक्टेड होके यहाँ पर एक सिंगल वायर बन जाते हैं तो इसके अंदर करंट जाएगा 7 एम्पियर। और सपोज अभी इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। ओके, अब हम अगर एक काम करते हैं, हम इनके बीच का एंगल चेंज कर देते हैं। सपोज अब हमने कर दिया एंगल, सपोज अब इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री और ये वायर्स दोनों यहाँ से कंबाइन हो जाती है और यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है। तो यहाँ से करंट कितना जाएगा? अभी भी यहाँ से 7 एम्पियर ही करंट जाएगा। इसका मतलब एंगल से करंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब वो लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। और अगर वो वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इट मींस करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप का मोशन कर रहे होंगे जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है। जनरली हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से स्ट्रेट मूव कर रहे होंगे जब करंट फ्लो करता है, पर अगर हम इस सिनेरियो को देखते हैं तो हम इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज इग्नोर कर रहे हैं। हमने सीखा था कि दुनिया में हर मैटर एटम से मिलकर बनता है, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं और आउटर मोस्ट शेल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉजिटिव आयंस न्यूक्लियस और कुछ इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जिन्हें हम अभी तक इग्नोर करके चल रहे थे। और हमें ये बात भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन बहुत हाई स्पीड से होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके बहुत हाई स्पीड से, और वो हाई स्पीड हमने देखी भी थी 10⁵ मीटर पर सेकेंड, जब वो यहाँ पे आएगा तो ये इससे यहाँ से टकरा जाएगा और वो यहाँ से टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा और वो सपोज यहाँ पे आते हैं। इसको टकराने के बाद सपोज ये यहाँ पे आया, इसको टकराने के बाद ये यहाँ गया, इसे टकराने के बाद वो वहां गया, इसे टकराने के बाद वो उधर चला गया, उसे टकराने के बाद इधर आ गया, यहाँ से कहीं और चला गया। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को ट्रैक करते हैं तो वो अभी भी टोटली रैंडम है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते। देखो वो टोटली रैंडम मोशन कर रहे हैं बिकॉज वहां पे सिर्फ एक चीज थी, वो थी थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी अपना काम कर रही थी। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो थर्मल एनर्जी और हमारे द्वारा अप्लाई की हुई फील्ड। तो अब फील्ड यहाँ पे अपना काम करेगी और थर्मल एनर्जी अपना काम करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव की साइड की तरफ नेट मूवमेंट भी करेंगे प्लस वो अपना रैंडम मोशन भी सस्टेन रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के पाथ को ट्रैक करते हैं तो वो टोटली रैंडम होगा, वो इधर उधर से टकरा के जाते हुए वो इस तरह का मोशन कर रहा होगा। ओके, सो ये एक ट्रैक है किसी इलेक्ट्रॉन का जब वो मूव करता है। बट अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि उसने कितना फॉरवर्ड मोशन किया तो वो कई बार बहुत कम होता है, बिकॉज वो बहुत सारी जो ये आयंस हैं ग्रीन कलर में, इनके साथ बहुत सारी कोलिजन्स करने के साथ साथ वो आगे बढ़ता है। और जिस वेलोसिटी के साथ एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी मैं कहूंगा यहाँ पर नेट वेलोसिटी, जो नेट मूवमेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्मल एनर्जी के
नेट मूवमेंट के कारण, उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को ट्रैक करते हैं तो वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, और ये एक पाथ है जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। वो मूव तो वो बहुत हाई स्पीड करता है, वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड इतनी हाई स्पीड से वो मूव करता है, बट अगर हम उसकी एवरेज उसका डिस्टेंस देखते हैं, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या फिर वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, एवरेज स्पीड उसकी बहुत बहुत कम होती है। वो होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि अगर उसने यहां से 1 सेंटीमीटर भी ट्रेवल करना है तो 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के लिए वो 100 सेकेंड लेगा। इतनी स्लो होती है उसकी वेलोसिटी, और ऐसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा है ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव। वो वेलोसिटी जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड की तरफ मूव कर रहा है, ऐसी एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाइए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।